नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 11 के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कोशिकांगों की संरचना व कार्य। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो कोशिकांग पढ़े थे या जिन पर चर्चा की थी, हम सबसे पहले चर्चा कर रहे थे लवकों के बारे में, लवक या प्लास्टिड्स। और लवकों की जो खोज की थी वो की थी हैकल नाम के वैज्ञानिक ने। 3 प्रकार के लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, जिसमें हमने अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट पर चर्चा की थी। आज हम अगले प्रकार के लवक पर चर्चा करेंगे और वो अगला लवक है वर्णी लवक। बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, ये लवक होंगे कलरफुल, रंगीन होंगे, परंतु हरे रंग के नहीं होंगे। हरे रंग के अलावा अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। इनमें ज़ैंथोफिल ये भी एक प्रकार का वर्णी लवक होता है और ये प्रायः पीले रंग का होता है। ज़ैंथोफिल कैसे रंग का होगा? पीले रंग का होगा। और अब पीले रंग का है इसलिए आमतौर पर पुष्पों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इसी प्रकार से कैरोटिन, एक नाम सुना होगा आपने, कैरोटिन, ये भी एक प्रकार का वर्णी लवक होता है। तो कुल मिला के हम चर्चा करें कि जो वर्णी लवक होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। कुछ वर्णी लवकों के जैसे अपन नाम बताएं, ये देखिए, लाइकोपिन, ये लाल या नारंगी लाल, लाइकोपिन, ये होगा बेटा चमकीला लाल, या नारंगी लाल। लाइकोपिन नाम का जो वर्णी लवक होता है वो किस प्रकार के कलर का होगा? चमकीला लाल या नारंगी लाल रंग का। एक होता है फाइकोसाइनिन जो कि नीले रंग का। फाइकोसाइनिन नीले रंग का। नीले रंग के जो भाग होते हैं पादप के, उन भागों में कौन सा वर्णक पाया जाएगा? फाइकोसाइनिन। ऐसे ही एक होता है फाइकोइरिथ्रिन, हल्के लाल रंग का। फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन ये होता है हल्के लाल रंग का। एक इसमें आता है बेटा हेमेटोक्रोम, ये रक्ताभ लाल। रक्ताभ लाल का तात्पर्य है रक्त जैसे लाल रंग का। एक आता है इसमें ज़ैंथोफिल जो पीला या भूरा हो सकता है। ज़ैंथोफिल जो कि पीला या भूरा हो सकता है। तो इस प्रकार से
ये वर्णी लवक अलग अलग कलर्स के होंगे, हरे रंग को छोड़कर, जो कि पादप के रंगीन भागों, और रंगीन भाग मोस्टली उसके जो पुष्प वाले भाग हैं, फल वाले भाग हैं, उनमें पाए जाते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट, जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, लाइकोपिन ये चमकीला लाल या नारंगी लाल रंग का होगा, फाइकोसाइनिन ये नीले रंग का होगा, फाइकोइरिथ्रिन ये हल्का लाल होगा, हेमेटोक्रोम ये रक्ताभ लाल रंग का होगा, ज़ैंथोफिल ये पीला या भूरा रंग का होगा। तो इस प्रकार से वर्णी लवक अलग अलग कलर्स के मिलेंगे। अब तीसरे प्रकार के वर्णक पर यदि हम आए, तो तीसरा जो वर्णक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास लवक हैं ये हरित लवक। हरित लवक सबसे इम्पोर्टेंट है, बिना हरित लवक के हम किसी भी पादप की कल्पना नहीं कर सकते। कारण आपको सबको पता है, हरित लवक जिस भाग में होगा उसी भाग में पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना पाते हैं। यदि हम बिना हरित लवक के कल्पना करें पादपों की, तो क्या पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इसीलिए हरित लवक कंपलसरी है पादपों में जीवित रहने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए। नाम से पता लग रहा है बेटा, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हमेशा कौन से रंग का होगा? हरे रंग का होगा। आमतौर पर हरित लवक सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? पौधे के वे भाग जहाँ प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अब पौधे के वे भाग जहाँ प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, वो भाग कौन से हैं? आमतौर पर पत्तियाँ, और पत्तियों का भी कौन सा भाग? पत्तियों का पर्ण मध्योतक वाला भाग होता है। तो इस पर्ण मध्योतक वाले भाग में सर्वाधिक मात्रा में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो विकसित पौधों की कोशिकाओं में लगभग 20 से लेकर के 50 तक पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में, ध्यान देना, विकसित जो पौधा होगा, उस विकसित पौधे की प्रत्येक कोशिका में उनकी संख्या कितनी होगी? लगभग 20 से 50 तक। 20 से 50 तक संख्या होगी क्लोरोप्लास्ट की प्रत्येक कोशिका में। इनका जो आकार होता है वो कोई निश्चित नहीं होता। कुछ पादपों की कोशिकाओं में प्याले के आकार का, कुछ पादपों की कोशिकाओं में टिकिया के आकार का, कुछ में मेखलाकार होते हैं, कुछ में पट्टी के आकार के होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग पादपों की कोशिकाओं में इनका आकार भी अलग अलग पाया जाता है। यदि हम एक प्रारूपिक हरित लवक की संरचना पर विचार करें, तो एक प्रारूपिक या एक सामान्य हरित लवक की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से हमने ये देखा था कि जो हरित लवक होते हैं वो दोहरे आवरण या दोहरी कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। इसीलिए हरित लवक की जो कंप्लीट रचना होती है उसके चारों ओर एक दोहरा आवरण, दोहरी कला पाया जाता है।
इस प्रकार से। इसमें और क्या मिलेंगे, इस प्रकार से देखिएगा। इस प्रकार से एक नॉर्मल, एक सामान्य हरित लवक की हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसका नामांकन हम आराम से समझ के करेंगे। हरित लवक, ये एक जो एक रचना अपन ने बनाई है कंप्लीट रूप से, ये एक हरित लवक की संरचना है। ये पता लग रहा है आपको, दोहरे आवरण या दोहरी झिल्ली से बना हुआ है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्थान है, उस स्थान को बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्थान। क्या बोलेंगे इसको? पेरीप्लास्टिडियल स्थल, पेरीप्लास्टिडियल स्थल बोलेंगे। झिल्लियों के अंदर एक तरल दानेदार पदार्थ भरा होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ध्यान दो, ये जो पूरा अंदर वाला एरिया है, इस अंदर वाले एरिया में ये झिल्लियों को छोड़ दो आप, इसके अलावा जो तरल पदार्थ है दानेदार ये वाला, इसको हम संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा या अधात्री। स्ट्रोमा के अंदर कलाओं की बनी हुई असंख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं थाइलेकोइड। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो रचनाएं अपन ने बनाई है झिल्ली नुमा, इनमें से एक रचना, किसी भी एक रचना की, इसकी बात कर लें या इसकी बात कर लें, ये एक रचना क्या कहलाएगी? थाइलेकोइड। ये एक रचना है थाइलेकोइड। ऐसी अनेक थाइलेकोइड आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे इस प्रकार से इकट्ठा होकर के एक ढेरा, या जिस प्रकार से अपन बोलते हैं ना सिक्कों की ढेरी लगाते हैं, वैसी ढेरी जैसी रचना बन जाती है। और इन ढेरी जैसी रचनाओं को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या बोलेंगे इनको हम? ग्रेनम। ये कंप्लीट जो ढेर लग रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेनम या ग्रेना। ठीक। ऐसी एक ग्रेनम और दूसरी ग्रेनम, ऐसी अनेक ग्रेनम होंगी। इन ग्रेनम को जोड़ने वाली जो ये पटलिकाएं हैं, इन पटलिकाओं को बोलते हैं स्ट्रोमा पटलिकाएं। क्या बोलेंगे इनको? स्ट्रोमा पटलिकाएं। ऐसी स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा अनेक ग्रेनम आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। अब बेटा अंदर की बात सुने। ये तो स्ट्रक्चर हो गई इसकी, तो फिर इसके अंदर और क्या क्या मिलेगा आपको?
इसके अंदर खुद का ही एक मिलेगा आपको, इस प्रकार से डीएनए, लिपिड्स आरएनए, यहां पर खुद का ही क्या होगा, इसका ये आरएनए होंगे, ये लिपिड्स के कण होंगे। मेन चीज हम कहते हैं कि साहब हरित लवक के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो थाइलेकोइड बनाई है इस प्रकार से हमने अनेक, इन थाइलेकोइड की भित्ति के भीतर यदि हम इसकी जो झिल्ली को हटा करके देखें तो इस झिल्ली के भीतर ही आपको इस प्रकार से अनेक कण रूपी रचनाएं नजर आएंगी और इन कण रूपी रचनाओं को कहा जाता है क्वांटासोम। क्वांटासोम, ऐसे अनेक क्वांटासोम नजर आते हैं हमें कहां पर, थाइलेकोइड के भीतर। थाइलेकोइड के भीतर आपको अनेक क्वांटासोम नजर आएंगे और वास्तव में ये जो क्वांटासोम होते हैं वो ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यदि आप किसी एक क्वांटासोम को और ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इस प्रकार से यूं एक क्वांटासोम बनाया जा रहा है अपन, इस एक क्वांटासोम के अंदर टोटल कणों की संख्या 230 होगी, जिनमें से जो मध्य है, मध्य में एक जो कण होगा उसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है पूरे क्वांटासोम के मध्य में और उसके चारों ओर अनेक सहायक कण होते हैं। वास्तव में जो क्लोरोफिल ए होता है वही क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने में सहायता करता है और जो ये अन्य सहायक कण होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के पश्चात क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल ए उस प्रकाश के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन निर्माण करने में सहायता करता है। तो ये एक संरचना हो गई हरित लवक की। दोबारा समझो बेटाओ, हरित लवक या क्लोरोफिल, हरित लवक एक दोहरे आवरण युक्त संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी दोनों झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाले स्थल को कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्थल। और इन झिल्लियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में दानेदार एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहेंगे। इस स्ट्रोमा में विशेष प्रकार की रचनाएं ये जो आपको दिखाई दे रही हैं वो दिखाई देती हैं, पाई जाती हैं। और इनमें क्या खूबी होगी, ये पतली झिल्ली रूपी रचनाएं होती हैं। इन पतली झिल्ली रूपी रचनाओं को कहते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड, ऐसी अनेक थाइलेकोइड एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखी रहती है कि एक सिक्कों का ढेर जैसा दिखाई देने लगता है। और सिक्कों के इस ढेर या जो लेयर्स का जो ढेर जैसी रचनाएं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और भी ऐसी अनेक होंगी, इस रचना को कहते हम ग्रेनम। यदि एक है तो ग्रेनम, एक से ज़्यादा हैं तो इनको हम संयुक्त रूप से कहेंगे ग्रेना। यदि हम खोल के देखें तो थाइलेकोइड की झिल्ली को यदि हटा के देखा जाए तो इस झिल्ली के भीतर आपको अनेक कण रूपी रचनाएं नजर आएंगी। इन कण रूपी रचनाओं को कहते हैं क्वांटासोम। यदि आप किसी एक क्वांटासोम को भी खोल के देखें, उसको और ज़्यादा सूक्ष्म नज़रिए से देखें, सूक्ष्मदर्शी में देखें, तो हम क्या पाते हैं, प्रत्येक क्वांटासोम अपने आप में 230 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और
इन 230 छोटे छोटे कणों के बिल्कुल मध्य में जो सबसे मध्य वाला कण होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, और इसके चारों ओर मिलने वाले कण होते हैं सहायक अणु। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वास्तव में ये क्वांटासोम ही सहायक होते हैं, क्योंकि सूर्य से विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को ग्रहण कौन करेगा? ग्रहण करेंगे ये सहायक कण, और ग्रहण करके उस प्रकाश को पहुंचाते हैं क्लोरोफिल ए तक। तो इस प्रकार से क्लोरोफिल ए बोल लीजिए या फिर क्वांटासोम बोल लीजिए, ये संपूर्ण जो रचना होती है वो क्या काम करेगी? वो काम करेगी प्रकाश संश्लेषण को संपादित करने का। इस प्रकार से ग्रेना वाले जो पोर्शन हैं उनको जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की पटलिकाएं होती हैं, और इन पटलिकाओं को बोलते हैं स्ट्रोमा पटलिकाएं। जो हरित लवक होता है उसमें स्वयं का डीएनए, आरएनए, लिपिड्स और भी विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो ये तो चर्चा कर ली हमने वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इन लवकों के कार्य क्या हैं। बच्चों ध्यान रखें, यहाँ पर मैं ओनली हरित लवक के ही कार्य नहीं बता रहा, बल्कि वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक सबके कंबाइंड रूप से कार्य बता रहा हूँ। तो देखो पहला कार्य, यदि हम बात करें पहले कार्य की, और पहले कार्य की हम चर्चा किसके लिए कर लें? हरित लवक के लिए कर लें। तो भाई सबको पता लग रहा है आपको, हरित लवक का जो मेन काम है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पादप होते हैं वो प्रकाशिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करते हैं, जिससे पादपों के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। इसीलिए हरित लवक को क्या कहते हैं? रसोई घर। पादपों का रसोई घर कहेंगे, कोशिकाओं का रसोई घर कहेंगे। रसोई घर वापस समझ लें, रसोई घर क्यों कहा जा रहा है इसको, किचन क्यों कहा जा रहा है कोशिका का? क्योंकि हरित लवक के भीतर ही विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हो रहा है। इसीलिए ये जो हरित लवक होता है वो कोशिका का रसोई घर कहलाता है। दूसरी बात करें, हरित लवक जो है प्रकाश श्वसन की क्रिया में भी सहायता करता है। ध्यान दें, हम जब 11th क्लास में श्वसन पढ़ेंगे तो श्वसन के द्वारा तो क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। लेकिन एक दूसरा शब्द आता है प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन वास्तव में कोई विशेष प्रकार की क्रिया नहीं होती, उससे ना तो सजीवों को कोई फायदा होता है, ना ही सजीवों को कोई नुकसान होता है। तो जो प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है उसमें हरित लवक भी महत्वपूर्ण भाग निभाता है। हालांकि हरित लवक के साथ साथ प्रकाश श्वसन में पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो प्रकार के कोशिकांग और भाग लेते हैं। प्रकाश श्वसन की क्रिया में हरित लवक के साथ साथ पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो कोशिकांग भी भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश श्वसन की क्रिया में भी हरित लवक क्या है? एक सहायक अंग है। अगली चर्चा करें, हरित लवक के द्वारा क्या होगा? जल के अणुओं का विघटन होगा, जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होगा? ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, और उस ऑक्सीजन के निष्कासन होगा, CO2 गैस का उपयोग होगा, जिससे पर्यावरण में और पेड़ पौधों के बीच CO2 और O2 वैलेंस रूप में बनी रहती है। यदि हरित लवक नहीं होते तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस को कोई ग्रहण नहीं करता, कोई ग्रहण नहीं करता, CO2 को कोई ग्रहण नहीं करता, ऑक्सीजन को कोई निकालता नहीं। तो CO2 और ऑक्सीजन के बीच में जो वैलेंस बनना चाहिए वो वैलेंस कभी नहीं बन पाता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हरित लवक होता है उसकी सहायता से ही पर्यावरण में
CO2 और O2 दोनों बैलेंस रूप में रह पाती हैं। अगली चर्चा करें भैया वर्णी लवकों की। तो जो हमने वर्णी लवक पढ़े थे, वर्णी लवकों का हमने बताया था कि ये जो लवक होते हैं वो हरे रंग को छोड़कर अन्य प्रकार के रंगों के हो सकते हैं। तो प्रकृति में हम जब पादपों पर चर्चा करते हैं तो पादपों के पुष्प तथा उनके जो विभिन्न भाग होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स के होते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं, तो उन आकर्षित भागों को आकर्षित बनाने का, आकर्षक भागों को आकर्षित बनाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? वर्णी लवक का। ठीक ऐसे ही हमने सबसे पहले बात की थी अवर्णी लवक की। तो जो अवर्णी लवक होते हैं, अवर्णी लवक कोई विशेष रंग के नहीं होते, बल्कि ये रंगहीन हो सकते हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन, मंड या तेल इत्यादि पदार्थों का संचय करने का कार्य होता है। तो अनेक भाग, पादप के अनेक भागों में, और वो अनेक भाग भी कौन से? मोस्टली वो भाग जो प्रकाश के संपर्क में नहीं रहते, उन भागों में अवर्णी लवक पाए जाते हैं। इन अवर्णी लवकों में ही विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, संचित रखे जाते हैं, और इसीलिए ये अवर्णी लवक क्या काम करते हैं? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संचय करने का कार्य करते हैं। तो बेटा ये जो हमारा कोशिकांग हुआ था वो हो गया लवक। समझ में आया होगा आपके? लवक हमने कितने प्रकार के पढ़े? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हालांकि सबसे जो इम्पोर्टेंट लवक है वो हरित लवक होता है। एग्ज़ाम में जो आपका हरित लवक है उसी के कार्य, उसकी संरचना इत्यादि के बारे में चर्चा की जाती है। आगे हम अगले कोशिकांग पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप विद्यालय के इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।